नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। हिंदुस्तान के दिग्गज दलित नेता और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। उनकी 74 साल की उम्र में देहांत उनका हो गया। पासवान की बेटी चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये दुखद खबर दी। कल सुबह 10 बजे पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा है, उस वक्त बिहार की राजनीति का एक बड़ा सितारा गुम हो गया। हिंदुस्तान की दलित राजनीति को नया व्याकरण देने वाले दलित नेता रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, दिल को गहरी चोट पहुंचाती है। देश ने एक गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का और किसान का, दलितों का एक बहुत बड़ा नेता खो दिया। पासवान जी का निधन एक बेहद ही दुखद समाचार है। वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। बिहार की राजनीति की त्रिमूर्ति में एक मूर्ति पासवान थे। पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति जिन 3 चेहरों की धुरी पर नाचती रही, उनमें से एक चेहरा रामविलास पासवान थे। लालू और नीतीश के साथ बिहार में समाजवाद की युवा तिकड़ी का एक इक्का बिखर गया। पासवान चले गए हमेशा हमेशा के लिए। लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको देखते रहे हैं। एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का रहा है। राजनीति भले ही अलग मायने हैं, लेकिन एक परिवार के संबंध में, परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो है रहे हैं। पासवान के लिए राजनीति का सफर एक खुरदुरा सफर रहा। जमीन पर संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाने वाले नेता थे। अपने इरादों के पत्थर को सियासत के आसमान में ऐसा उछाला कि उसमें सुराख कर दिया। ऐसा सुराख जो दलितों के लिए राजनीति के आंगन का दरवाजा खोल दे। तभी तो बिहार में जगजीवन राम के बाद दलित चेहरे के रूप में कोई चेहरा चमकता रहा तो वो रामविलास पासवान थे। पासवान के न रहने की टीस जो उनके चाहने वालों के दिलो दिमाग में अरसे तक बैठी रहेगी। जिस वक्त देश में कांग्रेस की हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था, उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल जैसे नेताओं के साथ समाजवाद की अलख जगाने निकले थे रामविलास। 51 साल पहले मात्र 23 साल की उम्र में विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। मंजिलें उनके कदमों के पीछे पीछे भागती रहीं। 1977 में हाजीपुर से जब पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए तो रिकॉर्ड वोट से उस जीत के रिकॉर्ड को 12 साल बाद खुद पासवान ने ही तोड़ा, जब 1989 में वो हाजीपुर से ही चुनाव जीते थे। और तब वोट ही नहीं पाया था, दलित नेता के रूप में ऐसे उभरे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 43 साल के रामविलास पासवान को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया। पासवान ने उस दौर में राजनीति शुरू की थी जब दलितों के लिए न समाज में जगह थी न राजनीति में। वो दया के पात्र माने जाते थे। रामविलास ने उस दया को ईर्ष्या में बदल दिया। उसके बाद तो उन्होंने पलट कर नहीं देखा। पिछले 31 साल से हिंदुस्तान की सत्ता बदलती रही, लेकिन सत्ता की एक धुरी रामविलास बनते रहे। सबसे पहले 1989 में वीपी सिंह की सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री बने थे।
उसके बाद 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार में रेल मंत्री और लोकसभा के नेता बने। 1997 में IK गुजराल की सरकार बनी तो फिर से रेल मंत्री बने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संचार मंत्री बने। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में खाद्य मंत्री बने और 2014 में मोदी सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। भाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया पार्लियामेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर भी सफल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। उनकी काबिलियत का लोहा हर प्रधानमंत्री ने माना। उनकी शख्सियत को सलामी हर हिंदुस्तानी ने दी। संयोग देखिए कि जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रामविलास पासवान अपना आदर्श मानते थे, उनकी ही 41वीं पुण्यतिथि पर पासवान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रामविलास पासवान के अचानक निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है। सरकार ने अपना एक वरिष्ठ मंत्री खो दिया तो विपक्ष ने अपना एक दोस्त। क्षति अपूरणीय है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मेरी निजी हानि है। बिहार के सियासी नेताओं को ऐसा लग रहा है मानो कि उनका अभिभावक हमेशा के लिए दूर चला गया। मैं पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। 74 साल की उम्र में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसा कद्दावर नेता जिसने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। सियासत में हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, लेकिन रामविलास पासवान का व्यक्तित्व इसकी सीमाओं के बंधन को नहीं मानता था। सरकार के साथ साथ विपक्ष में भी उनके मित्रों की कमी नहीं थी। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो ICU में भर्ती थे, लेकिन सांसों के डोर की ताकत अब जिंदगी को आगे तक नहीं थाम पाई। रामविलास पासवान के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी रामविलास पासवान के निधन से स्तब्ध हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, मेरा दुख शब्दों से परे है। देश में आई इस कमी को भरना नामुमकिन है। मैंने अपना एक मित्र खो दिया है और ये मेरी एक निजी क्षति है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में अपना एक सहयोगी खो दिया है। सिर्फ PM ही नहीं बल्कि हर कोई रामविलास पासवान के निधन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। माननीय रामविलास पासवान जी देश की एक मूर्धन्य नेतृत्व की हिस्सा थे। ये विश्वास लायक खबर नहीं है। रामविलास जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है। LJP अकेले चुनाव मैदान में है। RJD से कांटे की टक्कर है। लेकिन जब रामविलास पासवान के निधन की खबर आई तो विपक्षी नेताओं की आंखें भी नम हो गईं। देखिए, हम लोग का घरेलू संबंध था, आना जाना भी रहता था, हर चीज में दुख में समाचार लेना पूछना, और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे। उनके चले जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। रामविलास पासवान सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी सियासी विरासत की चमक और विरोधियों को अपना बनाने की ललक हमेशा याद की जाएगी। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से उनकी कर्मभूमि रहे हाजीपुर में भी शोक का माहौल है। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, स्थानीय लोगों को यह खबर जैसे ही मिली, सड़कों पर वो उतर आए और श्रद्धांजलि यहां पर वो देते हुए नजर आए। रो रो कर लोगों का बुरा हाल था। हाजीपुर रामविलास पासवान की कर्मभूमि थी और वो 8 बार वहां से सांसद रहे। 77 से राजनीति की शुरुआत करने वाले रामविलास पासवान अक्सर हाजीपुर को अपनी मां कहा करते थे। वहीं रामविलास पासवान के निधन से बिहार के खगड़िया का उनका पैतृक गांव शहरबन्नी भी गमगीन है। गांव में मातम पसरा हुआ है और उनकी पहली पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है।
हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश में शामिल पीएफआई को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि पीएफआई की तरफ से भीम आर्मी को भी फंडिंग हुई है। इसके साथ ही इस मामले में एक खनन माफिया का नाम भी सामने आ रहा है। कुछ बैंक ट्रांजैक्शन की जांच से एजेंसियों को कई सुराग हाथ लगे हैं। यूपी को जलाने की साजिश में कौन कौन शामिल? पीएफआई भीम आर्मी के बीच साजिश का कनेक्शन क्या? दंगों के लिए भीम आर्मी को पीएफआई ने की फंडिंग। बैंक खातों की जांच किस किस तक पहुंचेगी आज? हाथरस के बहाने यूपी को जलाने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जांच एजेंसियों ने साजिश की सुपारी देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यूपी की शांति को भंग करने की साजिश में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने पीएफआई के मुखपत्र के संपादक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संपादक शाहीन बाग के पीएफआई दफ्तर का सचिव भी था। पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है ताकि पूछताछ के बाद जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इस बीच हिंसा फैलाने के इस खेल में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पीएफआई और भीम आर्मी की मिली भगत भी सामने आई है। दंगों की साजिश के लिए विदेशी फंडिंग के खुलासे के बाद पुलिस ने कई बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की है। जांच में संकेत मिले हैं कि पीएफआई ने भीम आर्मी को भी दंगे फैलाने के लिए फंडिंग की। हालांकि जांच एजेंसियां अभी कुछ और बैंक ट्रांजैक्शन खंगालने में जुटी हैं, जिससे साजिश के इस गठजोड़ से पूरी तरह से पर्दा उठ सके। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए पत्रकार के एक बैंक अकाउंट से भारी ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाकी बैंक अकाउंट्स की तलाश भी की जा रही है। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। इतना ही नहीं, साजिश के तार कहां-कहां तक फैले हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी यूपी के एक खनन माफिया के भी इस मामले में फंडिंग के सुराग सामने आ रहे हैं। उसका नाम चीनी मिल घोटाले में भी शामिल है। हाथरस में हिंसा होती तो पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी चपेट में आता। इंसाफ की आड़ में कितना खतरनाक खेल रचा जा रहा है, सीएम योगी भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करें। इस बीच पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पीएफआई की तरफ से सफाई सामने आई है। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. पीएफआई की सफाई चाहे जो हो, लेकिन बार बार हिंसा के मामले में उसका नाम सामने आने के बाद शक गहराता जा रहा है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। आने वाले दिनों में इस केस को लेकर नए खुलासे होने की उम्मीद है। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। हाथरस केस में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाथरस की बेटी का कातिल आखिर कौन है, क्योंकि जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है, केस में नए नए ट्विस्ट सामने आते जा रहे हैं। जो हाथरस केस में नई थियरी सामने आई है, नए एंगल और नए पहलुओं को जन्म दे रही है।
मैंने देखा है वो को पागल थे, जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे, वो सब पागल थे कि हम लोगों को ना एक जहर ला के दे दे तो पूरे परिवार को मैं खाना में मिला के खवा दूं और सो जाएं सब चैन की नींद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। पीड़ित पक्ष के अपने तर्क हैं। मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके भाई ने, उसकी माँ ने ही कराया जो कुछ कराया। आरोपी पक्ष की अपनी दलीलें हैं। तो आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? आखिर हाथरस की बेटी का कातिल कौन है? ये वो चिट्ठी है जो हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने जेल से लिखी है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है, बल्कि मुख्य आरोपी संदीप ने तो ये दावा कर दिया है कि पीड़िता उसकी दोस्त थी। इस वक्त आरोपी लवकुश के घर में मौजूद हूं, जो जेल से ये चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी एसपी के पास भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस चिट्ठी ने पहले से उलझे हाथरस केस को और पेचीदा बना दिया है। चिट्ठी में मुख्य आरोपी संदीप ने लिखा है, घटना वाले दिन खेत में पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसके मां और भाई भी थे। पीड़िता के कहने पर मैं तुरंत चला गया और वहां अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। मुझे कुछ देर बाद गांव वालों से पता चला कि मेरी पीड़िता से दोस्ती थी, इसलिए उसके भाई और मां ने उसे मारा पीटा है। पिटाई के कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं। बाद में वो मर गई। मैंने कभी पीड़िता को मारा नहीं और न ही कोई गलत काम किया। आरोपियों की इस चिट्ठी को हाथरस पुलिस ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को सौंप दिया है, जो इस केस की जांच को एक नया टर्न दे सकती है। चिट्ठी सामने आने के बाद अब आरोपियों के परिवार पीड़ित परिवार की मंशा पर सीधे सवाल उठा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो चिट्ठी आई है जेल से, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बेटा तो निर्दोष है ही, उनने तो कुछ नहीं किया। उसके साथ थे लड़की की माँ, उसके भाई था। मेरे बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। मेरे पास मेरा लव कुछ तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है उसके अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में, और संदीप है वो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलन से हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे बेटे निर्दोष हैं। मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि जैसे मेरे बेटों को ले गए कहाँ है, मुझसे सरकार न्याय दे के मेरे बेटों को वापस। हाथरस केस का मुख्य आरोपी कह रहा है कि वो वारदात वाले दिन पीड़िता से मिला था। वो पीड़िता से दोस्ती का दावा भी कर रहा है और पीड़िता से फोन पर बात होने की बात भी मान रहा है। लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और आरोपियों के परिवार कह रहे हैं कि उनके बेटों को फंसाया गया है। मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और न हमें पता हो बात के बारे में। आप रामू की माँ है? रामू की माँ है, और रामू हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माँ हो। खिलर पे हो रामू मारो, 7 बजे गए हो, 12 बजे घर आए हो। और जो 3 नाम बढ़ाए और 19 बढ़ाए जो दलील को आई ने हमने जो आरोप लगाया बालक ने झूठो साची। ये तो आरोप है। अब हम तो जा चीज में कुछ ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए सरकार से। हमारी यही उम्मीद है, हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं न कोई अभी न्याय मिलो, और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद हाथरस केस का रहस्य और ज्यादा गहरा हो गया। ये वीडियो 14 सितंबर का है, जब वारदात के बाद पुलिस की एक टीम क्राइम सीन का मुआयना करने पहुंची थी। ये वीडियो खुद पुलिस वालों ने बनाया था। वीडियो में 4 हंसिया पड़े हुए हैं, कपड़े पर कटी हुई घास रखी हुई है और चप्पल भी मौके पर मिली है। 22 सेकंड के इस वीडियो में पीड़ित परिवार के आरोपों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब जानने के लिए आज एसआईटी ने टीम में गांव के 40 लोगों से पूछताछ की।
हाथरस की घटना में घटना वाले दिन का एक वीडियो साफ तौर पर इशारा करता है कि उस वक्त वहां पर कम से कम 4 लोग ऐसे मौजूद थे जो चाहते तो उस घटना के लिए लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। और वहां पर मिले सबूत तमाम ऐसे अहम हैं जिनके आधार पर अगर जांच बढ़ाई जाए तो कई ऐसे सवालों का जवाब मिलना मुश्किल होगा जो इस पूरे मामले पर रोशनी डाल सके। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि गहनता से जांच पड़ताल ही नहीं बल्कि पूछताछ भी की जाए, जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी खोई है, ये सच है, लेकिन जिस तरह से इस केस में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, इस सच को भी नहीं नकारा जा सकता कि पीड़ित परिवार की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार ने बार बार बयान बदले, जिससे संदेह होता है। आरोपियों के परिवार कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से क्यों डर रहा है। गांव का एक वर्ग कह रहा है कि पीड़ित परिवार नार्को टेस्ट से इनकार क्यों कर रहा है। और संदेह पैदा करने वाली एक वजह ये कॉल रिकॉर्ड डिटेल भी है, जो ये साबित करती है कि पीड़िता के भाई के फोन से आरोपी संदीप के फोन पर 104 बार कॉल किए गए और आधे से ज्यादा कॉल्स रात के वक्त किए गए। मुख्य आरोपी के साथ इस बातचीत के बारे में पीड़ित परिवार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। क्योंकि सच बोलने वालों को हमेशा यही सजा मिली है, फांसी है, मारना, यही सब सजा मिली है। और सच की आवाज कभी दबी नहीं है, ना रुकी है। मैं यही बोलूंगी, चीख चीख के बोलूंगी। अब तो लास्ट चांस वो ही है, हम लोगों को कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। और हमें बस कुछ ऐसा ला के दे दो जो हम सब खिला लें, हम सो जाएं। पीड़ित परिवार के साथ अब आरोपियों के परिवार भी खुलकर सामने आ चुके हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, एसआईटी की टीम इसका पता लगाने में जुटी है। उम्मीद है कि इस केस का सच जल्द देश के सामने आ जाएगा। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के बाराबंकी में बीच सड़क एक कार आग का गोला बन गई। कार की टैंकर से टक्कर हुई और कार आग की चपेट में आ गई। हादसे में कार सवार 3 लोग झुलसकर घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार धू धू कर चलने लगी। हादसा नेशनल हाईवे 28 पर हुआ। जलती कार की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये कार अयोध्या से लखनऊ जा रही थी, तभी टैंकर को ओवरटेक करने के चक्कर में ये फंस गई और काफी दूर तक घिसटती हुई चली गई, जिससे उसमें आग लग गई।